हेलो नमस्कार दोस्तों, एनटीपीसी का एक और सेट लेके आ गए हैं हम। सेकंड शिफ्ट 5 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे मैथ्स के सारे प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। तो बस अब जस्ट आप अपने जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिए और देखिए सॉल्यूशन। तो पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो इस बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अंतर निकालना है साधारण ब्याज और CI/SI का अंतर। तो क्या होता है, एक फॉर्मूला भी होता है PR²/100², ठीक है। तो आप वो भी लगा सकते हैं, तो हम लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 47,100 R² यानी 9,981/100² हो गया। इसी को सॉल्व करना है। स्क्वायर को हटाइए तो यहाँ पे 2 शून्य और दीजिए, 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो गया। तो 471 × 81/100, इसको गुना करिए 471 को 81 से, तो कितना हो जाएगा 471 × 81, 471 हो गया। 8 से 8 × 8, 8 7 56 के 6, 5 8 चौका 32 और 5 37, 7 7 14, हर एक 15 के 5, बाकी में 1 6 4 10 1 11, 37 और 1 38, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं और 381.51 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6500 पाई है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो शंकु की ऊंचाई देखिए, सबसे पहले तो ये शंकु है, ठीक है। शंकु ऐसे होता है, ये इसका हाइट हो गया, ये इसका, अरे रुक जा, हाँ ये इसका रेडियस हो गया, और ये जो लिखा हुआ ये L है, ठीक है। ये हाइट है और ये रेडियस है। इसमें दिया क्या क्या है, हमें रेडियस दिया हुआ है, चूँकि व्यास दिया है तो रेडियस दिया है, व्यास का आधा रेडियस होता है, तो ये 50 दिया हुआ है। और क्या है, हम अभी सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या क्या निकलेगा देख लेते हैं। वक्र पृष्ठीय का फॉर्मूला होता है π/L, ठीक है। और इतना वैल्यू में दिया हुआ है 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। और चूंकि हमको रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 50, तो L बराबर हम लिख सकते हैं 6500 बटा ये रेडियस जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 50, तो ये कट गया 130, तो L बराबर कितना हो गया 130। तो अब देखिए एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो ये 5 है, ये 13 है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा ना, तो 5 12 13। अब चूंकि 5 गुना 10 है, 13 गुना 10 है, तो 12 गुना भी तो 10 होगा, तो 12 गुना 10 करते हैं, कितना आ जाएगा 120 आंसर, ठीक है। अब अगला प्रश्न चलते हैं। 3 नंबर के बाद अगला प्रश्न 5 नंबर में है मैथ का आपका, ये 5वां नंबर। तो इसमें क्या है कि व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे हैं शामिल हैं। तो पुरुष को हम P लिखते हैं, महिला को M लिखते हैं, बच्चे को B लिखते हैं, ठीक है। उसमें 20% पुरुष है, 50% महिला है, तो जो बच गया वो बच्चे हैं, तो 50 और 20 70, तो 30% बच्चे हैं। इसको हम रेशियो में कर लेते हैं, सारे ये शून्य को काट देते हैं, तो 2:5:3 में आ गया। अब इनका क्रमशः जो आपका औसत वजन है सो दिया गया है, तो 45 60 और 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम सबको गुना करके लिख लेते हैं, 45 दूना 90, 60 पचे 300 और 3 20 60, और सबको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 90 और 60 150 और 300 450 हो गया। और ये रेशियो को जोड़ लेते हैं, सब कितना है 2 5 और 3, तो कितना हो गया 10, शून्य से शून्य गया 45 आंसर। बहुत ही साधारण क्वेश्चन। फिर 6th नंबर यानी 6ठे नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कमलेश ने 10,000 में कुछ साड़ियाँ और सूट खरीदा है, ठीक है। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 और सूट की कीमत 1000 है, और साड़ियों और सूट की कुल संख्या जो आपका 8 दिया हुआ है। तो सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात करना है। इसे आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक एक ऑप्शन रखिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो हो सकता है आपको इक्वेशन वाला आसान लगे। जितना आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा आप बना लीजिएगा। तो हम आपको पूरा बता देते हैं कि ये बनेगा कैसे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि साड़ी को हम मान लेते हैं x है, और सूट को मान लेते हैं हम क्या है y है, और साड़ी और सूट की संख्या मिला के 8 दिया हुआ है ना, यहाँ दिया हुआ ना, ये 8 है। अब देखिए एक साड़ी की कीमत 1500 है, तो x साड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी 1500x, और एक सूट का कीमत आपका 1000 है, तो y सूट का कीमत कितना हो जाएगा 1000y, और दोनों को मिला के जो आपका पैसा दिया हुआ है रुपये 10,000, ठीक है। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x निकालेंगे, कोई भी एक निकालेंगे, ऑप्शन सबका अलग अलग दिया हुआ है, कोई भी हम x यदि निकालेंगे तो साड़ी निकलेगा, और ये साड़ी का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम x का वैल्यू निकाल के आंसर निकाल लेते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे x, तो y को हटाना पड़ेगा, और y को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये 1000 है, ठीक है ना, तो इसको भी 1000 बनाते हैं। तो 1000 बनाने के लिए इसको 1000 से गुना किए, तो इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा, हो गया। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, दोनों इक्वेशन, ये कैंसिल, यहाँ भी माइनस का आ जाएगा। तो
8,000 में 10,000 जब जाएगा तो -2,000 बचेगा, ठीक है। और 1,000 एक्स में यदि 15x जाएगा तो -500x बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ कैंसिल, और x बराबर आपका आ गया 4, और x है साड़ी, x का क्या है साड़ी, यानी साड़ी की संख्या 4 है। तो आप ऑप्शन देखिए कि किस में 4 साड़ी है, तो सिर्फ इसी में 4 साड़ी है, ठीक है। तो इसी को आंसर करिए और आगे बढ़िए। अब अगला प्रश्न जो आपका है सो 10 नंबर में आपका, हाँ, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में किस ब्याज की दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए फॉर्मूला लगाइए, और बाय द वे भूल गए तो उसके लिए हम लॉजिक बताते हैं। साधारण 100 रुपये का चीज़ है, मतलब 100 रुपये है मेरे पास, 100 रुपये हैं, ठीक है ना। उसको क्या किए हैं कि 12 वर्ष में, तो हम 12 लिख देते हैं। 12 वर्ष में PRT जानते हैं ना, PRT/100, ये SI का फॉर्मूला होता है, तो हम वही यहाँ लिख रहे हैं। ये आपका P जो है सो मूलधन, 100 रुपये मूलधन मान ली है कि मेरे पास 100 रुपया है, और 12 वर्ष ये टाइम मान ली है। तो PR और सॉरी ये टाइम हो गया, तो रेट लिखना है, तो रेट ही तो हमें निकालना है, तो रेट को R लिख देते हैं, ठीक है। नीचे फॉर्मूला से तो अपने से 100 आता ही है, और यहाँ पे ब्याज लिखना है, तो ब्याज क्या होगा, तो क्या बोल रहा है कि दोगुनी हो जाती है, मानी 100 रुपया जो है सो 200 हो जाता है, ठीक है। तो 200 हो जाता है कितना, 12 साल में, तो 200 हो जाता है, इसका मतलब 100 रुपये तो हमें ब्याज ही ना मिला, तो हम ब्याज को यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए आसान हो गया, ये कैंसिल, R बराबर 100/12। अभी बहुत सारे लोग जो प्रैक्टिस किए हुए डायरेक्ट यही लिखते हैं, तो बस क्या दिक्कत है, थोड़ा सा ही तो लगा स्टेप। 12×8 = 96, 4 बटा बचा 12×3 = 36, फिर 4 बच गया तो 12×3 = 36, 8.33 आंसर। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर कहाँ पे है, ये रहा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मंजीत अपनी आय का 40% खर्च कर देता है, तो बचाया कितना। यदि 100% हो उसका, ठीक है, कोई भी चीज़ तो 100% ही होता है खुद में, तो मान लेते हैं कि 100% उसका आय है, 40% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 60%। तो 60% का वैल्यू यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 18,000 बचाता है, तो इसको 18,000 लिख देते हैं, तो परसेंट का चिन्ह यहाँ है। तो 60% के बराबर यदि 1800 है, तो हमें 100% निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1800/60 × 100 करेंगे। इसे सॉल्व करिए, आंसर 0 से 0, 30 छक्का 180, और 30 पर 2 शून्य लगा दीजिए, है ना, आंसर आ गया। सॉरी 3 शून्य होगा, कहीं 1 शून्य में मिस्टेक हो गया होगा। 18, अच्छा यहाँ 3 शून्य था, हम 1 ही लिखे हैं, अब आ गया ना आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न 18 नंबर। अब देखिए इसमें क्या करना है कि यहाँ से यहाँ गुना और यहाँ से यहाँ गुना, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, 3.5 × x बराबर 17.4 × 14, ये है आपका। तो x बराबर हम लिखने के लिए क्या करेंगे, 17.4 × 14/35, मतलब 3.5। तो 7 से काट लेते हैं, ये दशमलव से यहाँ कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, और 5 से इसको काटते हैं, 5 × 3 = 15, बच गया कितना 2, 24 हो गया। तो एक दशमलव का पहले लिख लेते हैं ये वाला, और 5 चौका 20, 4 बच गया, 25 × 8 = 40, ये भी कैंसिल। अब 34.8 होगा, यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ नहीं, 34.8 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 चौका 8 × 1 = 9, 2 × 3 = 6, 69.6। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 के बाद आपका 22 नंबर में है। इसमें क्या कह रहा है कि 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है, तो हम लिख लेते हैं 25 समांतर वास्तविक संख्याओं का जो माध्य है 110 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यदि 10 संख्याओं में 12.5 की वृद्धि की जाए और अन्य 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि की जाए, और शेष जो 5 बच गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तो समांतर माध्य का नया मान क्या होगा। तो देखिए जो भी होगा सब में बढ़ा रहा है, तो माध्य तो बढ़ेगा ही। यदि 110 है और इसमें भी 12.5 बढ़ा दे रहा है 10 संख्या में, इसमें भी 15 बढ़ा दे रहा है 10 संख्या में, तो माध्य तो 110 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 110 प्लस कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब देखते हैं कि बढ़ा कितना, तो 12.5 यदि बढ़ रहा है हर संख्या में, तो 10 संख्या में कितना बढ़ा, 10 × 12.5 लिख देते हैं, प्लस फिर 10 संख्या में कितना बढ़ा रहा है 15, तो फिर गुना 15 कर देते हैं। और ये जो बढ़ेगा ये टोटल संख्या कितना है 25, ये 25 संख्याओं में बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना भी बढ़ा वो सब में बटेगा ना। तो बस 110 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 10, ये पॉइंट हट जाएगा 10 से गुना होने के बाद, तो 125 हो जाएगा, और ये 150 हो जाएगा। तो 125 और 150 कितना हो गया, 125 150 जोड़िएगा तो 125 और 150 कितना होता है यार, 275। कभी कभी ना दिमाग हैंग हो जाए। 25 से का 25, 25 से का 25, 11। तो आप 110 में 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 121, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर में बोल रहा है कि सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 और दूसरा पेन 722 में खरीदा। ठीक है, तो ठीक है, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, जगह मिल जाएगा। देखिए ये सीपी हम लिखा हुआ है यहाँ पे 630 है। ठीक है, और एक और सीपी जो दिया हुआ है वो 722 है। वह पहला पेन 70% के लाभ पर बेचता है, तो इसका 70% हम निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, दोनों 0 कैंसिल हो गया ये, और 7 आके 7 छक 42 और 2 44, 441। और इसको कितना में बेच रहा है? 71% के प्रॉफिट पर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 71% के लाभ पर, तो इसका 71% निकाल देते हैं। 71% का मतलब कितना हो गया? अब दोनों को गुना करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब गुना करिए, 722 गुने 71 हम साइड में कर लेते हैं। यहाँ 722 गुने 71, तो ऊपर में 722 और 7 दोनों 14, 7 दूनी 14, 15 के 5 में 1, 7 से 49 और 1 50। ठीक है, 2 6 12 5, 512.62, 512.62। ये इतना का फ़ायदा यहाँ हुआ, इतना का फ़ायदा यहाँ हुआ। अब क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है कि उसे 9% का छूट, क्या बोलता है कि लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोलभाव करता है, 9% की छूट देता है। किस पर? पहले वाले पर, अतली इस पर। जब इसको वो बेच रहा होता है, यानी कि जब 70% के लाभ पर बेच रहा होता है, तो खरीदार जो होता है, ग्राहक जो होता है, बोलता है नहीं 9% मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो छोड़ेगा तो वो एसपी पर ही ना छोड़ेगा। तो 630 प्लस 441 ये इसका सेलिंग प्राइस है, और इसका वो 9% छोड़ देगा। तो इसका 9% निकाल लीजिए, तो सॉल्व करके कितना हो जाएगा? 1 7 और 10 71 का 9% निकालिएगा, तो ये 2 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और ये 9 का 9, 9 से 63 के 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 6 9 दे 90 और 6 96.93। ठीक है, सॉरी 39 96.39, इतना वो छोड़ देगा। तो ठीक है, टोटल जितना प्रॉफिट हुआ उसमें इसको घटा देंगे, हमारा निकल गया लाभ। तो यहाँ पे 512 का लाभ हो रहा था, और यहाँ पे मुझे कितना 441 का लाभ हो रहा था। जोड़ देते हैं 512 और 441, और यहाँ पॉइंट में भी 62 था, तो इसको पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ 62 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यानी 953.62, 5 है, 953.62 को उसको लाभ हो रहा था, लेकिन 96.39 उसको डिस्काउंट देना पड़ा, तो 96.39 इसको घटा देते हैं। तो देखिए 12 में 9 गया 3, 5 में 3 गया 2, ये सिर्फ इतना देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ है, यहाँ है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, और शॉर्टकट वहाँ दिमाग में आता नहीं है। जब आप क्वेश्चन हॉल ये एग्ज़ाम देंगे ना, तो ज़्यादा शॉर्टकट दिमाग में नहीं आता, वहाँ तो यही सब आता है, तो इसी तरह बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजेश के पास 156 लीटर तेल ये है और 256 लीटर तेल बी है। ठीक है, वह एक समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल 1 प्रकार का तेल होता है। मतलब समझ गए? देखिए इतना मतलब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको इतना दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये प्रश्न HCF का है। ठीक है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करके जाते हो तो वहाँ तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को डील किए होते हो। ठीक है, तो 156 और 256 को आप HCF निकालिए। ठीक है, तो HCF कैसे निकाला जाता है? आप डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों का 100 हो गया। अब या तो उसका जो HCF होगा 100 ही होगा, या फिर इसका मल्टीपल होगा। तो 100 तो इसका HCF है नहीं। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी वैसे जा सकते थे। देखिए 6 से 156 कटेगा नहीं, 6 दूनी 12, 3 ये कट जाएगा, 6 चौके 24, लेकिन 256 नहीं कटता है। 10 से देख लेते हैं, 10 से तो ये दोनों नहीं कटेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पर 5 और 0 है ही नहीं, तो कटेगा कैसे? और 13 से कटता है क्या? 13 का 13 तो नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि 4 ही एक संख्या जो दोनों कट रहा है, तो आप ऑप्शन सही टिक कर लीजिए, अच्छा रहेगा। वरना आप देख लीजिए यहाँ से भी, इसको 2 भाग में तोड़िए, 25 गुना 4, तो 25 का तो इसका HCF होगा नहीं, तो ये 4 बच गया, तो 4 आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। 28 नंबर के बाद आपका अगला प्रश्न जो है सो 36 नंबर में है। ठीक है, 36 चलते हैं सीधा, ये रहा। देखिए इसमें क्या कहता है कि ABCD के समांतर है, बना लेते हैं। ये AB है और ये CD है, तो यहाँ AB कर देते हैं और यहाँ CD कर देते हैं, समांतर हो गया। और एक तिर्यक रेखा है, मान लेते हैं एक तिर्यक रेखा है PQ, तो इसको हम यहाँ P मान लेते हैं, यहाँ Q मान लेते हैं। ये क्या कहता है कि AB और CD को क्रमशः E और F पर काटता है, यानी AB को E पर काट रहा है और इसको F पर काट रहा है। ठीक है, तथा एंगल PEB 56 डिग्री है। P यहाँ पर P है, ये यहाँ E है और यहाँ पर B है, तो ये एंगल का बात कर रहा है, 56 डिग्री है। ठीक है, तो आगे क्या बोला? AB और CD के बीच
एक बिंदु इस प्रकार है, देखिए ये ए बी वाला लाइन है और ये सी डी वाला लाइन है, इसके बीच में जी कहीं भी है तो हम कहीं भी इधर भी मान सकते हैं, ये तिर्यक रेखा के इस साइड भी और इस साइड भी, तो हम दाहिने साइड लेके चलते हैं क्योंकि ये एंगल फॉर्म हो चुका है ऊपर में 56 डिग्री, तो हम यहाँ जी ले लेते हैं। अब ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या बोलता है। इस प्रकार है कि एंगल बी ई जी 32 डिग्री है, तो देखो ये बी है, ये ई है और ये जी है, तो इसको मिलाइए तभी तो कौन बनेगा। यहाँ कौन बन गया, कितने का है, 32 डिग्री है। ठीक है, अब हम समझ गए आगे ये क्या बोलने वाला है, क्योंकि देखिए ये दो एंगल दे चुका है, बच गया यहाँ वाला एंगल, वही निकालना होगा। हम देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। एंगल जी एफ ई 47 है, देखिए ये जी है, ये एफ है और ये ई है। अरे क्या हो गया, ये जी एफ ई के बात कर रहा है, यानी ये एंगल मिलाने के बाद ही तो बनेगा यहाँ जी एफ ई, और इसका मान दिया हुआ है 47 डिग्री। हमें पूछ क्या रहा है, ई जी एफ, यानी देखिए ये ई है, ये जी है और ये एफ है, यानी यहाँ वाला एंगल निकालना है। तो हमें एक त्रिभुज बन गया, ये तो त्रिभुज बन गया ई जी एफ। तो हमें एक एंगल निकालने के लिए दो एंगल तो पता ही होना चाहिए। देखिए एक पता है 47 डिग्री और यहाँ वाला हमें पता करना होगा, तभी ये निकलेगा। तो यहाँ कैसे पता होगा, एक स्ट्रेट लाइन पर जब भी एंगल बनता है तो 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, चूँकि हमारा 56 और 32 दिया हुआ है तो 180 में 56 और 32 को जोड़ के हम घटा देते हैं, तो 180 और 56 और 32 को जोड़ते हैं, 5 6 2 8 5 3 8 88, यानी 10 में 8 2 17 में 8 9 92 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ वाला जो एंगल आएगा 92 डिग्री आएगा। अब हमें यहाँ वाला निकालने के लिए आसान हो गया, 180 में 92 और 47 को जोड़ दीजिए, तो 7 दूनो 9 4 13, कितना हो गया 139, तो यहाँ 41 डिग्री आएगा आंसर। ठीक है, इतना हम समझाने के लिए बोले, वरना सीधा आंसर बना सकते थे आप। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। 36 नंबर के बाद आपका 38 नंबर में है ये अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है कि थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक डेस्क का अंकित मूल्य 7,725 है, क्रय मूल्य से 25% अधिक है और उसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमें प्रतिशत में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें एक्चुअल डाटा से कोई ज़्यादा लेना देना रहता नहीं है। ठीक है, हमें परसेंट में निकालना है तो इन दोनों से काम बन जाएगा। देखिए क्रय मूल्य क्या बोला है, सॉरी एमआरपी क्या बोला है, क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो सीपी को यदि हम 100 मान लें तो एमआरपी कितना हो जाएगा 125, क्योंकि 25% सीपी से ज़्यादा है। और अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, यानी कि जब बेच रहा होता है कोई वस्तु तो 4% की वो छूट दे देता है, यानी कि 125 का 4% निकाल के घटा देते हैं, तो 4% कितना हो गया, 4 से 25 बार में ये कट जाएगा और 25 चौक 125 5 बार में ये कट जाएगा, यानी 5। तो 125 में यदि 5 घटा दें, यानी कि 120 में बेच रहा है, 100 का चीज़ वो 120 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट ही होगा कितने का, 20 का। और सीपी नीचे लिख देंगे और परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 20% आपका आंसर आ गया प्रॉफिट। ठीक है, अब अगला प्रश्न 39 नंबर। देखिए 39 नंबर का प्रश्न आप सीधा क्या है ना कि 2-3 मेथड से ये बनाते हैं लोग। 26/40 22/34 ये है। इसमें आप x जोड़िए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, फिर x का वैल्यू निकालिए और यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है तो वैसा करना थोड़ा दिक्कत है, तो हम क्या करते हैं ना कि गुना ही कर लेते हैं ऐसे। तो 26 गुना 34 करते हैं माइनस 40 गुना 22 करते हैं, क्या हो जाएगा 26 को 24 से गुना करके देखिए क्या तो है, 26 गुना 34, 4 6 का 24 के 4 2 4 दूनी 8 और 18 कितना होता है 26 और 2 28 के 8 वक्त में 2 3 दिन 6 2 8 884 हो गया यहाँ, और ये तो 8 22 88 880 हो जाएगा, तो 4 आ गया यहाँ पर। अब जिसको जिसको गुना किया ना इसको जोड़िए 26 और 4 30 60 हो गया, और 22 और 40 को जोड़िएगा तो 62 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। अब 4 को 2 से डिवाइड दीजिए, ये आपका जो आया ये x का वैल्यू आ गया। ठीक है, x का वैल्यू आपका 2 आ चुका है। अब आप सिर्फ आपको ये इक्वेशन में सेट करना है। तो देखिए जब भी रेशियो में लिखा हो तो 4x/y बराबर y/7x - 6 ये है आपका। x का वैल्यू रखिए, ऊपर में 4 दूना 8/y और फिर ऊपर y और 7 दूना 14 - 6 8। ठीक है, तो y² बराबर 8 गुने 8 हो जाएगा, क्योंकि ये कैची गुना हो जाता है जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो y बराबर इधर आके रूट हो जाएगा, तो y का बराबर 8 आंसर यहाँ पे 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला प्रश्न चलते हैं 39 के बाद जो आपका है 47 ये। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। अतुल का वेतन 10,000 प्रति महीना है, वह 6,000 घर के किराए पर और 2500 बिलों पर खर्च करता है और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। तो मासिक बचत पहले निकालते हैं कि मासिक बचत उसका कितना है। ठीक है, तो मासिक बचत बराबर जितना उसका वेतन है उसमें खर्चा को घटा देते हैं। तो 10,000 में 6,000 यहाँ, 2500 यहाँ, 8500, तो 10,000 में 8500 हो गया कितना 1500 ही बचेगा, इतना उसका महीने का बचत है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि वह एक साल में
एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दिया है। कहने का मतलब कि यदि एक महीना में वो 1500 बचा रहा है ना, तो एक साल में कितना बचाएगा, ये क्वेश्चन है उसका बेसिकली कहने का। लेकिन घुमाया है क्वेश्चन यहाँ से कि यदि वह एक महीने का खर्च अपने जन्मदिन मनाने में ही खर्च कर दिया, तो 12 महीने का साल होता है, उसमें से एक ही महीने ना उसका जन्मदिन आएगा, हर महीने तो आएगा नहीं। तो मान लेते कि 12 महीना में एक महीने का वो खर्च खत्म कर दिया अपना, तो 11 महीने का तो बचा, तो 11 से गुना कर देते हैं। तो 1500 गुना 11 करते हैं, 11 पचे 55 का 5, 11 11 5 16, 16,500 आंसर। अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर में क्या कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो बिना कुछ सोचे हम सबसे पहले पाई आर एल लिखते हैं और 5400 पाई लिख देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है तथा इसके आधार का व्यास जो है यानी डी बराबर दिया हुआ 144, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 72। ठीक है, एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, शंकु है, ठीक है, तथा इसके आधार का व्यास इतना है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये होता है शंकु, ये होता है इसका ऊंचाई, और ये होता है इसका ऊंचाई और ये रेडियस हो जाता है। ठीक है, ये एल है, ये आर है और ये एच है। अब क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस बराबर आपको दिया हुआ है 72। ठीक है, और एल का बराबर अब भी निकलेगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आर का बराबर कितना दिया हुआ है 72, तो हम इसको इधर रख देते हैं, 5400 को डिवाइड कर देते हैं 72 से, और एल निकल जाएगा ये मेरा। तो 9 × 72, 9 × 6 = 54। ठीक है, और यहाँ पर 209 कटेगा क्या, 8 × 56, 4 8 × 5 = 40, 75 आ गया, कट गया। एल बराबर 75, यहाँ पर 75। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 75 72, तो एच बराबर क्या निकलेगा, तो एच बराबर होता है एल स्क्वायर 75 का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका रूट कर देंगे, एच निकल जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो 75 में 72 गया, कितना बचा 3, इंटू ए माइनस बी करेंगे, प्लस करेंगे अबर, तो 5 × 2 = 7, 7 × 7 = 14, तो 3 से इसको गुना करते हैं, 7 4 11 12, 3 से कट जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 9 = 27, तो 3 × 3 × 49, तो 3 × 7 इतना निकलेगा। तो ये आपका निकल गया एच बराबर 21। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें हम बना दिए, थोड़ा इसको भी तो बनाना पड़ेगा। 50 नंबर के क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। 50 नंबर के क्वेश्चन में है, किसी वृत्त की एक जीवा के द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात। देखिए एक थ्योरम होता है, इस तरह से एक सर्कल बनाइए, यहाँ पे आपका केंद्र हो गया और जीवा, ये जीवा है। ठीक है, तो जीवा से जब हम बनाते हैं ना ऐसे करके एंगल, अरे कैसे बन गया, ये बन गया। ठीक है, तो केंद्र पर जो कोण बनता है, मैंने यहाँ जो कोण बनता है यहाँ के कोण से डबल होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 2x। तो वही पूछ रहा है कि किसी वृत्त के एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए, केंद्र पर कितना बना 2x, उसके केंद्र पर बनाए गए कोण उसके वृत्त की परिधि पर, मतलब यहाँ जो बना उसका अनुपात निकालने बोल रहा था। x से x कैंसिल, 2:1 से। अगला प्रश्न, तो 57 नंबर के प्रश्न में देख लेते हैं एक बार। 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। ठीक है, तो मान लेते कि तय किया जो 4 किलोमीटर और शेष रह गया 3 किलोमीटर, इसी से लिखे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हाँ टोटल 37 किलोमीटर है ना, तो यदि 4 किलोमीटर तय कर लिया और 3 शेष बच गया है, तो टोटल कितना हो गया 7, और इसी 7 का वैल्यू 37 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 37/7। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं कि हमें क्या निकालना है, कि हमें चाल निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो 4 यूनिट मतलब इस मतलब दूरी को तय करने में इसे 1 घंटा 5 मिनट लग गया था। तो हमें स्पीड बराबर ऊपर चाल लिखते हैं, दूरी लिखते हैं, दूरी 4 यूनिट का निकाल देते हैं, इसका 37/7 × 4 ये दूरी हो गया। और समय कितना लग रहा है 1 घंटा 5 मिनट, मतलब 65 मिनट, और 65 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, और इसको 13/12 हो जाएगा। इसको 13/12 से भाग करेंगे, तो ये 13 ऊपर 12। ठीक है, अब क्या हो गया 7 × 5 = 2, 7 × 2 = 14 × 4 × 12/13। अब इसको हम 13 × 4 = 52 काटते हैं, 12 × 4 = 48 × 0.4 से यदि करते हैं कितना होगा, चलिए 32 3 4 × 16 3 19, 19.2 के नज़दीक में सिर्फ यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के साथ चलते हैं। 57 नंबर के बाद 60 नंबर।
60 नंबर में क्या क्या है कि एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार के शीर्ष की भूमि पर स्थित एक उन्नयन कोण, मतलब ये देखिए ये है भूमि का एक बिंदु, ये है मीनार, ये है उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री, ठीक है। और मीनार के पास से 48 मीटर के दूर पर है, मतलब ये जो बिंदु है ना ये मीनार के पास से 48 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 48 मीटर। अब देखिए रूट 30 डिग्री के सामने का जो लेंथ होता है 1 होता है, और 60 के सामने वाला ये √3, यानी कहने का मतलब है कि √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 48, हमें 1 का चाहिए, ये 1 का, क्योंकि हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, यही h है तो यही चाहिए हमें। तो कैसे निकालेंगे, तो उसका परिमेयकरण करते, जैसे इधर से डिवाइड आएगा 48/√3, 1 का वैल्यू हो गया, लेकिन हमें ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसको हम परिमेयकरण कर देंगे √3/√3, नीचे हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 48√3, ठीक है, 16 बार में कट जाएगा, आंसर आएगा 16√3। चलिए अगला देख लेते हैं। 60 के बाद 66 नंबर में कहाँ पे, हाँ, एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भरता है, ये भरने वाला है, और जबकि दूसरा पाइप इसको पूरी तरह से 20 मिनट में खाली कर देता है, ठीक है, ये माइनस देखिए। तो बताइए कि दोनों पाइपों एक साथ यदि खोल दिया जाए तो कितना समय भर जाएगा टैंक, ठीक है। तो पहले हम एलसीएम दोनों का निकालेंगे, 20 आएगा, ये 2 और ये 1, ठीक है, ये 2 भरता है 1 खाली करता है, तो क्या बोल रहा है कितना समय लगेगा, तो 2 में 1 गया 1 और टोटल 20 है, तो इसको 1 से भाग करेंगे तो 20 आंसर। आगे 66 नंबर के बाद 68। देखिए 12 विद्यार्थियों की सांख्यिकी विषय में मतलब इतना डाटा दिया हुआ है, और जहां x और y क्रमशः न्यूनतम और उच्चतम अंक है, यदि अंकों का परास और औसत क्रमशः 70 और 64 है, मतलब परास जो है परास ये 20 दिया, 70 दिया हुआ है, और क्या दिया है औसत यानी एवरेज कितना दिया हुआ है 64, हम दोनों निकाल लेते हैं। रेंज बराबर क्या होता है, जिसको परास बोलते हैं हिंदी में, उच्चतम यानी मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से दे दिया है कि मैक्सिमम नंबर क्या है, जहाँ x न्यूनतम है और y मैक्सिमम है, यानी कि y माइनस एक्स हमें दिया हुआ है कितना है 70। चलिए एक निकल गया। अब दूसरा हमें यदि y प्लस एक्स मिल जाए तो बन जाए, तो हम y प्लस एक्स चेक कर लेते हैं। वो कैसे चेक होगा, चूँकि हमको देखिए औसत दिया हुआ है, तो सभी को जोड़ के जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो जोड़ते हैं x प्लस वाई प्लस, इस सारे नंबर को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक बार ये सबको हम मिटा देते ताकि अच्छे से दिखे। देखिए 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 3 30 5 35, 1 36 और 9 45 और 3 48 का 8, बाकी हाथ में 4 बच गए ना। तो 4 और 8 12, 12 8 20 7 27 और 7 34 35 और 6 41 और 47 और 7 54 54 और 5 59 59 और 3 62 62 और 2 62 64, ठीक है, इतना हो गया। और इसका औसत दिया है 64, और नंबर टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको 12 से गुना कर देते, ठीक है। तो हमें x प्लस वाई बराबर क्या निकल जाएगा, 12 चौका 48, 12 4 12 से 72 और 4 76 माइनस 648, 8 में 8 गया, 6 में 4 2 बचेगा, 7 में 6 1, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर मेरा हो गया 120, और यहाँ y प्लस यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। हमें क्या निकालना है, x और y दोनों निकालना है, तो हम पहले y निकाल लेते हैं। तो दोनों जोड़ के 120 प्लस 70 बटा 2 करेंगे, ये y निकल जाएगा। तो 190 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा, ये 2 9 18 2 5 10 95 निकल गया ये y। तो y कहाँ 95 है, देखिए यहाँ y है, क्योंकि x और y पूछा, तो ये ऊपर पहले वाला x है बाद वाला y, तो हम निकाल लिए यही आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर, ये तो सॉल्यूशन है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर ये दूसरा ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में है, तो तोड़ते हैं। 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 2 3 6 2 12x, फिर माइनस है तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, फिर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब 4x स्क्वायर में एक x मतलब एक x स्क्वायर घट गया तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 12x है, और यहाँ 2x माइनस में तो हो जाएगा 10x, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है 8, तो ये जहाँ है वही आंसर तो यहाँ पर है। अगला प्रश्न 70 के बाद 69 के बाद कितने नंबर में है, 72। देखिए ये मोड का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि आंकड़ों का बहुलक 140 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस ब्रैकेट, यहाँ क्या होता है, यहाँ हो जाता है आपका f1 माइनस f0, ठीक है, बटा यहाँ हो जाता है 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और यहाँ पे h, ये एक फार्मूला होता है
मोड निकालने का, यानी कि बहुलक निकालने का। जो जो डाटा दिया हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है। तो हम जो जो वैल्यू दिया वो सीधा वही लिखते हैं। एल का वैल्यू कितना है 140, यानी लोअर लिमिट। देखिए हम इसको मान लेते हैं कि यही बहुलक है, तो इसका लोअर लिमिट इसको बोलते हैं। ये आपका एक लोअर लिमिट 140 प्लस ब्रैकेट देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे फॉर्मूला में क्या था F1 माइनस F0, तो ये होता है F0, ये होता है F1, तो 33 माइनस एक्स। और यहाँ क्या हो जाएगा 2F1 होता, तो 2 गुना 33, फिर यहाँ हो जाएगा x, ठीक है। F0 था, फिर F2 कितना था 31, और h ये हो गया। अब देखिए ये यदि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 0, ठीक है। और ये टोटल टर्म इधर 0 से गुना होने के बाद 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या कितना बच जाएगा 33 माइनस एक्स, तो x बराबर 33। ये तो आसान था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। इसे 74 यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि संख्या इतना में प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा जाता है, तो पहले हम संख्या लिख लेते हैं 6 1 5 4 9 3 2। सम संख्या में 2 जोड़ा जाता है, तो सम यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ फिर यहाँ जोड़ देते हैं, फिर यहाँ जोड़ देते हैं। और विषम में 1 घटाया जाता है, तो यहाँ घटाएंगे 0, यहाँ घटाएंगे तो 4, यहाँ घटाएंगे 8, यहाँ घटाएंगे 2। तो नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, कितने अंक 1 से अधिक बार आए हैं। तो देखिए 6 कितने बार आए हैं, 8 कितने बार आए हैं 1 2 एक अंक, 0 कितने बार एक बार, 4 कितने बार आए हैं दूसरा अंक, बस 2 ही है, तो 2 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कितना है ये देखिए 76 नंबर। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची, जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेटें खरीदी थी। देखिए इसका एक फॉर्मेट होता है, हम बार बार बता रहे हैं। ऊपर में रुपए लिखिए और नीचे में जितना वो वस्तु बेच रहा है या खरीद रहा है, ठीक है। तो 1 रुपये में 5 चॉकलेट क्या किया है, ये बेचा है, जिससे उसे 40% का लाभ हुआ है, तो 140% यहाँ लिख देते हैं, बराबर का साइन लगाइए। फिर 1 रुपये में ऊपर रुपए लिखिए और नीचे चॉकलेट खरीदिए, तो कितने चॉकलेट खरीदे वही पूछ रहा है, हमें नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं, ठीक है। और खरीदी का बात हो रहा है तो 100%, ठीक है। अब हम काटते हैं इसको, 0 से 0 का 2 पचे 10, 2 सते 14, 5 से 5 कैंसिल, तो x बराबर कितना आया 7। ये फॉर्मेट है, इसको आप याद कर लीजिए आप जैसे समझें, ठीक है। और भी तरीके होते हैं लेकिन सबसे आसान मुझे यही लगता है। चलिए अगला प्रश्न इसे देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाली प्रश्न है, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू करते हैं। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी एक इधर है, इधर निकल गई, फिर 28 मिनट के अंतराल पर इसके पीछे एक और निकलेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि एक ही दिशा में यात्रा करती है और दोनों ऐसे ही जा रही है। टैक्सी स्टैंड की ओर से विपरीत दिशा से आ रहा है आदमी, एक इधर से आदमी आ रहा है, एक आदमी टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है, समझे। मतलब पहले इसमें मान लीजिए कुछ समय पे मिला, मान लीजिए इसको 4 बजे मिला, तो इसको कितना बजे मिलेगा 4:10 पर। अंतराल तो रहेगा ना, क्योंकि ये पहले निकला है तो इससे पहले मिलेगा, और इससे भी ये थोड़ा सा लेट से निकला है तो इसे लेट से मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का यहाँ पर हमें टाइम दिया हुआ है ना, टाइम किसका टैक्सी का, और यहाँ पर टैक्सी प्लस आदमी का, ठीक है। हम यहाँ क्या करते हैं, कितना दिया है उसका 28 मिनट के अंतराल पर निकलता है, ठीक है। और आदमी और उसको कितना मिलता है 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। ये हो गया, इसका टाइम का रेशियो हो गया। तो टाइम का रेशियो जब डिस्टेंस सेम रहता है तो स्पीड का रेशियो जो हो जाता है उल्टा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले काट लेते हैं। 4 7 28, नहीं 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 2 14 है 28, 2 5 10, यानी 14:5। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा 5:14, ठीक है। ये सिर्फ टैक्सी का है स्पीड, और इसमें दोनों का जुड़ा हुआ है, तो 2 इसको हम तोड़ लेते हैं। जब टैक्सी का 5 है तो इसका 5 हो जाएगा, तो सिर्फ आदमी का 9 हो गया। ये टैक्सी, ये आदमी, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि आदमी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आदमी के चाल में कैसे निकलेगा, आदमी का कितना है, सबसे पहले 74 दिया हुआ है, कहाँ पे 74 किलोमीटर की चाल से चलता है, 74 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो हम 74/5 गुने हम 9 कर देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे बनेगा, 5 14 70, 5 से 14 70, 40 25 40, 9 72, 8 9 26 126 और 7 133, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिए 133.2, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 77 के बाद
83। इसको हल करना है, इसमें तो कुछ है नहीं। तो देखिए इसमें कैसे कर सकते हैं, 70 + 12 + 29 - 30, ठीक है। अब 29 और 2 31, 41 में 30 का कितना बचा, 11, और 70 और इतना को हल करेंगे, 11 = 81। 83 नंबर के बाद कितना है क्वेश्चन, 90। ये 90 नंबर है। इसमें क्या बोल रहा है कि विविक्तीकरण डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो b², यहाँ पे देखिए ये b c कहलाता है कोफिशिएंट, तो ये b है, तो b² -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 -4, तो फॉर्मूला से है ये कितना है 1, और c कितना है 13, तो 4 - 13 चौके 52 - 48 हो जाएगा। और जब माइनस में है डाटा तो माइनस होने के बाद तो वास्तविक मूल्य तो होगा नहीं, तो 2 वास्तविक मूल्य है, ये कट जाएगा, 2 बराबर मूल्य ये भी कट जाएगा, 1 वास्तविक मूल्य ये भी कट जाएगा, वास्तविक मूल्य नहीं है, बस यही आंसर होगा। माइनस में होने के बाद जब डी जो है ना, डी छोटा हो जाता है 0 से, यानी नेगेटिव हो गया, तो ये वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं। जब डी बराबर 0 होता है तो वास्तविक मूल्य होंगे, ठीक है, और जो है सो बराबर भी होंगे मूल्य। तो हमें ये तो आया नहीं, हमें ये आ जा रहा नहीं, नेगेटिव आ जा रहा है, तो हमारा वास्तविक मूल्य नहीं होगा, ठीक है। 90 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 92 नंबर यहाँ पे है। देखिए ये 92 नंबर में क्या कर रहा है कि m का हमें मान निकालना है, इस m का। तो हम सबसे पहले देखते हैं राइट हैंड साइड 4/29 है, तो हम हर जगह यदि 4/29 लिख दें तो ऊपर वाले पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वही करते हैं, यहाँ 29/4 है, इसको हम 4/29 लिखते हैं, लेकिन ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे, पावर को माइनस बना देते हैं, तो अब हम लिख सकते हैं। यहाँ तो पहले से ही 4/29 लिखा हुआ है और पावर 2 है, फिर यहाँ 29/4 है, उसको हम 4/29 कर देते हैं, और जो 11 है उसको -11 बना देते हैं। और यहाँ तो 4/29 है ही, और ऊपर में कितना दिया हुआ है 9m + 7। अब क्या करते हैं कि सबको जोड़ देते हैं। जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है। तो -11 और -3 कितना हुआ, -14, -14 में 2 चल जाएगा तो -12, तो -12 कितना है 4/29 पर, और इधर 4/29 पर पावर कितना दिया हुआ है 9m + 7। तो जब दोनों साइड बेस बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा ऊपर का पावर, यानी 9m + 7 = -12 दिया हुआ है। अब जब हम 9m निकालते हैं तो 7 उधर माइनस में चल जाएगा तो -19 हो जाएगा, और m = -19/9 आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन 3। क्या लिख रहा है, मान लीजिए XY 2:5 है, YZ 4:7 है। यदि 15,120 को XYZ में वितरित किया जाता है तो सबका धन निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। तो सबसे पहले हमें X, Y और Z का रेशियो निकालना है। तो XYZ का कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, पहले XY दिया हुआ है 2:5, देखिए XY 2:5, और इसका दिया है 4:7। तो सबको मिला के कैसे निकालते हैं, इसके बगल का टर्म भर दिया जाता है यहाँ ऐसे, और सबको ऊपर नीचे गुना, 4 दूना 8, 5 चौका 20, 7 पचे 35। अब सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 20 और 28, 28 और 5, 28 5 33 और 30 कितना हो गया 63। 63 हो गया। अब देखिए 15,120 को 63 से डिवाइड करिए, हमें किसी एक को, क्योंकि सबका देखिए शुरू का अलग अलग है, यानी कि ये x का है, तो x का कितना 8 है, तो हम 8 से गुना कर देते हैं। 63 से कितने बार में जाएगा, 60 दूनी 120, 60 दिया 2 बार में हम मान लीजिए लगाते हैं, तो 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 7 1 7, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 1 7 1 7, 4 7 6 42, 1 0, 7 9 63, फिर 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 3 9 चौका 36, हाँ 240 बार में कट जाता है। तो इसको 8 से गुना कर दीजिए, 8 0, 8 चौका 32 का 2, 8 2 16 और 3 19, 19 20 किस में है, इसमें है सिर्फ, ठीक है, इस ऑप्शन में 19 20 देखिए यहाँ पे है ना, तो आंसर हो गया। चलिए 95 नंबर के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार। 95 नंबर में बोल रहा है कि 2 पाइप ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ए और बी 2 टंकी है, इसको ये जो है 9 घंटे में और बी 6 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए हमारा कितना है, टोटल टंकी का पावर 3700 लीटर है ना, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3700/9, और इसका हो जाएगा 3700/6, ठीक है। इसका एफिशिएंसी इतना हो गया। अब 6400 की टंकी को हमें भरना है, एफिशिएंसी दोनों का जुड़ जाएगा, दोनों मिल के भरेंगे, तो 3700/9 + 3700/6, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं 6400
बटा 3700 को कॉमन ले लेते हैं, नीचे बच जाएगा 1/9 प्लस 1/6, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 64 बटा, ये 2 शून्य कैंसिल, 64/37 और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके 1/9 और 1/6 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो 18 2 प्लस 3 5/18 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर होके 18/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं, नीचे को गुना करते हैं, 5 7 35 के 5 3 5 15 और 3 18, ऊपर हो जाएगा 18 चौक 72 के 2 7, 18 चौक 108 और 7 115, यानी 1152/185 ये हो जाएगा, ठीक है। 99 नंबर का प्रश्न का देख लेते हैं। 99 नंबर में क्या है, सरल करना है। तो क्या क्या लिखा हुआ है, 164। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, 5 और 1 6, तो 6 में 6 चल गया, ये तो 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये तो 194 हो जाएगा, ये तो आसान था। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये सेट खत्म होता है। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।